देखो आज हमारा अध्याय कौन सा है, जैव अणु है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जैव अणु में देखा जाए तो जैव अणु हम लोग आज पढ़ेंगे लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, है ना, मतलब बायोमोलिक्यूल, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे और उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी विदित करेंगे, ठीक है ना। जैसा हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, तो पेप्सिन करता है। कौन करता है तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है हमारा, तो प्रोटीन का विखंडन करता है क्या नहीं, ध्यान रख लेना। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है हमारा, तो प्रोटीन का विखंडन करके उसको क्या करता है, सरल पदार्थों में बांट देता है क्या नहीं। अगला, यह अमाशय से निकलने वाला क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो जठर से पाया जाता है। हो जाता है ना कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो यह अमाशय से निकलने वाले जठर से पाया जाता है। अगला, पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमको, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पेप्सिन एंजाइम को अपना कार्य करने के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम क्या हमारा है, भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। इसे करता है तो भोजन पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है, तो पेप्सिन एंजाइम करता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। हमारा क्या है, किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। कौन सा एंजाइम हमारा है, तो वो पेप्सिन है। कौन सा एंजाइम हमारा, तो वो पेप्सिन है। पेप्सिन हमारा कौन सा एंजाइम है, वह एंजाइम है जिसको क्या अपना कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमको, तो उसके लिए हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। क्या क्वेश्चन हमारा है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत हमारा क्या है। तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत हमारा कौन सा है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं डीएनए। हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, है कि नहीं। और देखिए डीएनए के बारे में थोड़ा से ध्यान रख लेना। तो जीवों में कौन हमारा है, तो प्रोटीन निर्माण सूचना के लिए डीएनए है। डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रत्येक जीवों में कोशिका के लिए क्या हमारा ये है, अनिवार्य है, जो कोशिका क्या करता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है कि वसा के पायसीकरण में सहायक है। तो वसा के पायसीकरण में कौन सहायक हमारा है, तो पित्त लवण। कौन सहायक हमारा है, तो पित्त लवण किसके सहायक हमारे तो है, वसा के पायसीकरण में हमारे ये सहायक होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में विखंडित करता है। क्या क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा एंजाइम किसको, स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में विखंडित करता है। तो कौन करता है हमारा, तो वो हमारा करता है एमाइलेज। कौन करता हमारा करता है, तो एमाइलेज करता है ना। एमाइलेज का कार्य क्या हमारा है, स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में विखंडित करना। अगला देखो एमाइलेज के बारे में देख लो, थोड़ा जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में विखंडित करता है, या स्टार्च को ग्लूकोज और मल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है ना। स्टार्च को ग्लूकोज और मल्टोज शर्करा में क्या करता है, इसको विखंडित कर देता है। कौन हमारा, एमाइलेज। अगला पॉइंट, मानव लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ये मानव लार में पाया जाता है। कौन हमारा, एमाइलेज एंजाइम। अगला, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। ध्यान रख लो, देख लो, प्रोटीन पाचन में कौन सहायक हमारा है, तो पेप्सिन। लाइपेज किसमें सहायक हमारा है, तो वसा पाचन में कौन सहायक हमारा है, तो लाइपेज, है क्या नहीं। अगला, ट्रिप्सिन एंजाइम, है ना, यह अग्नाशय द्वारा निकलता है और ये किसमें भी सहायक है, ये भी प्रोटीन पाचन में सहायक है। कौन हमारा, ट्रिप्सिन एंजाइम। क्लियर है नहीं क्लियर। ये तीनों एंजाइम के बारे में विशेषकर ध्यान दे लो। पहला फिर से, एमाइलेज क्या सेवन करता है, तो स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में, है ना। अगला, पेप्सिन प्रोटीन पाचन में सहायक है।
लाइपेज वसा पाचन में सहायक है, और ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन पाचन में सहायक है, और मानव लार में क्या पाया जाता है हमारा तो अमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सारी बात अब क्लियर हो गई है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए एंजाइम डाट डाट में उपस्थित होते हैं। मतलब हमारा जो अंतिम पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? पहली बात तो छोटी आंत में, है ना। तो कहाँ के हमारे सहायक होंगे? तो एंजाइम आंत रस के सहायक हो जाएंगे। किस सहायक हो जाएंगे हमारे? तो आंत रस के सहायक हो जाएंगे। क्लियर नहीं? क्लियर है? हमारे शरीर का जो खाना पचता है उसका अंतिम पाचन होता है छोटी आंत में, ठीक है नहीं। इसीलिए कहाँ के रसायन होंगे हमारे? तो छोटी आंत के रस के एंजाइम क्या होंगे? हमारे अंतिम पाचन में सहायक होंगे। सबका क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान रख लेना। तो प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में वसा के रूप में रूपांतरण ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के जिम्मेदार एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं हमारे? तो ये आंत रस में पाए जाते हैं। अंततः प्रोटीन टूटकर क्या बनता है? ध्यान दो कहाँ पर, प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल में, और वसा टूटकर वसीय अम्लों में, और ग्लिसरॉल में क्या होता है? ये परिवर्तित हो जाता है हमारा क्या? वसा अम्ल, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, कि नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण का सही व्याख्या करता है? ठीक है ना। तो आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलने पर नीला काला हो जाता है? नहीं। आलू के रस में वसा होती है? नहीं। आलू के रस में ग्लूकोज होता है? नहीं। आलू के रस में स्टार्च होता है? हाँ। क्या हो जाएगा? आलू में क्या होता है? हमारा होता है स्टार्च होता है, जो क्या होता है आयोडीन मिलाने पर क्या हो जाता है? ये नीला काला हो जाता है। क्लियर है नहीं? क्लियर है। आलू में क्या पाया था हमारा? तो आलू हमारा होता है स्टार्च होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला ऑप्शन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, सबको पता ही हो गया ना, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, और क्या जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, अंतिम रूपांतरण कौन हमारा होता है? तो ये आंत रस होता है, ठीक है ना। ये भी देख लो, आंत रस में क्या होता है? विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? लैक्टोज, इरेप्सिन और एमाइलेज, ठीक है ना। ये छोटे आंत पाए जाते हैं, और क्या होते हैं? हल्के पीले रंग का होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हमारा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या हमारा है? तो C6H12O6 हो जाएगा। ये क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में, प्रोटीन कहाँ पर? अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा होता है? तो आंत रस। कौन होता है? ये आंत रस होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है कहाँ पर? दूध में। केसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है हमारा? ये दूध में पाया जाता है कि नहीं? ध्यान देख लो, देखो प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। किसके होते हैं प्रोटीन हमारे? तो अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ में? प्रकृति में, ठीक है ना। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन किससे होता है? सल्फर से होता है, ठीक है नहीं। ये प्रोटीन इनके से मिलकर बना होता है। अगला केसिन हमारा क्या है? प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है। दूध का सफेद रंग किसे कण होता है? तो केसिन नामक प्रोटीन कण होता है, ठीक है नहीं। जबकि गाय के दूध का ध्यान रखना हल्का पीला रंग, ध्यान रखो गाय के दूध कौन सा रंग हमारा? हल्का पीला रंग, ये बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है नहीं। तो पूछ जाते कभी कभार जो हल्का पीला रंग होता है तो ये कैरोटीन के, है ना। और बाकी सफेद रंग केसिन नामक प्रोटीन कारण होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसमें क्या हमारा है? मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसका कहता है? तो कैलोरी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? कौन हमारा है? तो एंजाइम। एंजाइम कैसा उत्प्रेरक हमारा है? तो जैविक उत्प्रेरक है कि नहीं। आओ देखते हैं थोड़ा सा एंजाइम के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है नहीं। पहला पॉइंट, एंजाइम क्या हमारा एक है? जैविक उत्प्रेरक होता है जो क्या होता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है,
ठीक है ना। अगर एंजाइम ना हो तो खाना का पाचन भी सही से नहीं हो पाता है, ध्यान रखना। खाने का पाचन भी क्या होता है, हमारा एंजाइम बहुत ही सहायक होता है। एंजाइम क्या होता है, तो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात तो क्या होते हैं हमारे, होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। अगला, इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति की ऐसे कार्बनिक पदार्थ है ना जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है ना। मतलब ये प्रोटीन के बने होते हैं कार्बनिक पदार्थों में जो क्या होते हैं, जीवित कोशिकाओं से क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जर्मन वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने द्वारा किया गया था। किसने किया था, तो जर्मन वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने द्वारा किया गया था। ठीक है ना। इनका नाम क्या है, तो विल्हेम कुहने है। इन्होंने क्या किया था, पहली बार एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, फलों में मीठेपन के लिए कौन शर्करा उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी हमारी है, तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसके उत्तरदायी है, तो फलों में मीठेपन के लिए कौन उत्तरदायी होता है तुम्हारी, फ्रक्टोज शर्करा उत्तरदायी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला कुछ पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेना। तो फ्रक्टोज या क्या कहते हैं इसको, फ्रूट शुगर, एक क्या हमारी है, ये साधारण चीनी है जो क्या है स्वाभाविक रूप में फल, शहद, गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए क्या होती है हमारे, होती है उत्तरदायी होती है ना। पूछा जाता है क्वेश्चन, हम लोग मालूम हो गया है। अगला, मेल्टोज माल्ट द्रवों में, अनाजों में, चावल आदि में पाया जाता है, जबकि सुक्रोज कहाँ पाता है, तो गन्ने में, चीनी में, लैक्टोज कहाँ पाता है, तो दूध में पाया जाता है। ये भी ध्यान रख लेना है ना। जो हमारा होता है फ्रक्टोज या फल, शहद और गन्ने में पाया जाता है मीठापन के लिए। ठीक है ना। मेल्टोज क्या होता है, ये माल्ट द्रवों में, अनाजों में पाया जाता है। ठीक है ना। और कौन हमारा, सुक्रोज गन्ने और कसम पाया जाता है, और लैक्टोज कहाँ पाता है तुम्हारा, दूध में पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी उत्तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की गई जाने वाली कई चीजों को आधार बनाता है। कौन हमारा है, कौन सा तत्व जो बहुमुखी है, जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु में निर्मित होता है, कौन होता है, तो वो कार्बन। कौन पाया जाता है हमारा, तो कार्बन। कार्बन बहुत अधिक क्या होता है हमारे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है ना। सजीवों में खासकर, पौधों में खासकर क्या पाता है, तो कार्बन होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लो, तो जंतुओं और क्या वनस्पतियों के निर्माण में कौन सहायक हमारा होता है, तो कार्बनिक यौगिक क्या हमारे हैं, प्रमुख सहायक हैं। हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात, प्रसाधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में क्या होता है हमारा, कार्बन तत्व एक प्रमुख तत्व है, ध्यान रखना। ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक मतलब जान लो कि बहुतायत में क्या होते हैं, हमारे पूरे प्रकृति में पाए जाते हैं। और कार्बनिक मतलब होता है उसमें कार्बन हमारा सम्मिलित है कि नहीं। अगला, सभी जीवों में कार्बन उपस्थिति रहता है। कार्बन तत्व सजीवों तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले क्या है, कई चीजों का आधार बनाता है। कौन हमारा, कार्बन। क्योंकि अधिकतर जीव किसी निर्मित होते हैं हमारे, तो कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित तत्व है। कौन सा हमारा है, तो ये कार्बन है। कौन पाया जाता है, तो तुम्हारा कार्बन पाया जाता है। ठीक है ना। देख लो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो, है ना। देखो, पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में, ध्यान रखना इस पॉइंट को, पत्तियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है तुम्हारा, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना। पूछा जाता है पत्तियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। ठीक है ना। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बृहत पोषक, एक होता है सूक्ष्म पोषक। ठीक है ना। तो बृहत पोषक मतलब होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और सूक्ष्म क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं माइक्रो। देखो, ये होता है माइक्रो, ये होता है माइक्रो। ठीक है ना। तो माइक्रो में जो हमारे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। मतलब ये अधिक मात्रा में उसमें पौधों में पाए जाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है ना। और माइक्रो में कौन होता है हमारे, तो लोहा, मैग्नीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकेल सम्मिलित होते हैं। मतलब ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है।
मैक्रो का मतलब होता है अधिक मात्रा में पाए जाने वाले, और माइक्रो मतलब होता है कम मात्रा में पाए जाने वाले। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया है। अगला पॉइंट देखें हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? बताओ जरा, किससे बना होता है? तो पानी से बना होता है, सबको पता है क्या नहीं? क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व तो नहीं है? मैक्रो मतलब होता है जो हमको अधिक मात्रा में आवश्यक हो, ठीक है ना? तो अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में, वसा अधिक मात्रा में, तो मैक्रो कौन नहीं हमारा? तो विटामिन। विटामिन हमारा मैक्रो पोषक तत्व तो नहीं है, ये माइक्रो है। कौन हमारा तत्व है ये? तो ये हमारा है माइक्रो पोषक तत्व है, ध्यान रखना इसको। ये हमारा है माइक्रो है, माइक्रो, ठीक है ना? एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जो हमको अधिक मात्रा में चाहिए, और माइक्रो का मतलब होता है जो हमको कम मात्रा में चाहिए, ठीक है नहीं? देख लेते, थोड़ा सा ध्यान रख लो। देखो, विटामिन हमारा क्या हमारा मैक्रो पोषक तत्व तो नहीं है। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण और क्या होते हैं? विटामिन से बने होते हैं, ठीक है ना? इनमें हमारे कुछ होते हैं कार्बनिक, और क्या होते हैं हमारे होते हैं, कुछ होते हैं अकार्बनिक होते हैं। परंतु जो तत्व हमको शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है ना? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। और जो हमें क्या चाहिए बहुत ही कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, हम क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं, माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि लवण और विटामिन, मिनरल्स, ठीक है ना? क्या चाहिए हमको? ये माइक्रो हमारे होते हैं। देखो, मैक्रो मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, और माइक्रो मतलब होता है कम मात्रा में। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या हमारा है, डीएनए का एक खंड जो क्या करता है, एक प्रोटीन जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं जीन कहते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है। ध्यान रख लेना, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका किससे बनी होती है? तो क्रोमेटिन से मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है, ठीक है ना? इसके बारे में, किसके बारे में? केंद्रक द्रव्य के बारे में। अंतरावस्था में केंद्रक में स्पष्ट क्या होते हैं हमारे? होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है ना? अवस्था व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक स्थान पर क्या होते हैं? गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? क्या हमारा है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग को, तो जीव विज्ञान में हम लोग डीएनए फुल फॉर्म पता ही हो गया क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? ये तो प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए हमारा क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अगला, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के क्या होते हैं? धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी क्षण जैसी रचना में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो मैं कहना है मतलब जब एक से पीढ़ी क्या होता है दूसरी पीढ़ी में जाता है तब के लिए बता रहा है। क्या कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर करते कई छोटी और मोटी क्षण जैसी रचना में बदल जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है ना? डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन क्या होती है? संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं अवेलेबल होती है। किसमें होती हैं? तो डीएनए में। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है? तो आनुवांशिक के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है हमारा? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना? अगला ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है? बालों का रंग के कारण होता है, बालों का रंग किस कारण होता है तुम्हारा? तो मेलानिन के कारण होता है, ठीक है ना? जो बालों का रंग होता है हमारा होता है ये मेलानिन के कारण होता है, ठीक है? ध्यान रखना, बालों का रंग मेलानिन का होता है। मेलानिन क्या हमारा एक है? ये एक हमारा है प्राकृतिक रंग द्रव्य। कैसा हमारा एक? तो ये है प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो अधिकतर जीवों में क्या होता है? पाया जाता है, सिवाय किसके? मकड़ी को छोड़कर। मकड़ी में मेलानिन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना? जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप क्या हमारा है? तो ये हमारा है यूमेलानिन। क्या हमारा है? यूमेलानिन, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना? जो क्या करता है? काले भूरे रंग का होता है, इसीलिए सबसे ये यूमेलिन मेलानिन का एक प्रकार है,
मतलब उसमें का एक भाग है, ठीक है ना, जो क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में जीवों में पाया जाता है, जिस कारण व्यक्ति क्या दिखते हैं, काले भूरे रंग के दिखते हैं। जो त्वचा का रंग होता नहीं हमारे, ये मेलानिन कारण होता है। बर्न किसके कारण होता है, हमारा मेलानिन कारण होता है ना। जैसे हमको सुबह धूप किरणें मिलती नहीं है, त्वचा पड़ती नहीं है, तो मेलानिन क्या करता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है नहीं शरीर अपने। अगला हम ध्यान देंगे, हमारा प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है हमारा, तो क्षार इवेंट से हमारा mRNA क्या बनता है, हमारा बनता है तो mRNA का निर्माण होता है, ठीक है ना। ध्यान देंगे थोड़ा सा mRNA के बारे में। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से क्या बनता है हमारा, तो mRNA का निर्माण होता है। ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के क्या होती हैं, जीन्स से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित होती रहती हैं। मतलब mRNA को मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। बात करने मतलब ये है, mRNA अणुओं का नामकरण किसने किया था, तो 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मनोर द्वारा किया गया था। किसने नामकरण किया था, तो 1961 में फ्रांसिस जैकब था मनोर द्वारा इसका नामकरण किया गया था। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला, mRNA को संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, संदेशवाहक भी, मतलब मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डॉट 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 का निर्माण करना होता है। सुनो हमारा क्या है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डॉट डॉट का निर्माण करना होता है। किसका होता है हमारा, तो डीएनए कॉपी का होता है। इसका निर्माण करना होता है तो डीएनए कॉपी का। मतलब जैसे हमारा डीएनए वैसे हमारे संतान का डीएनए हो, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, ठीक है ना। और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, ध्यान रखना। तो प्रजनन के दौरान क्या होता है, मूल कार्य हमारा एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ होती है, केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा क्या होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। ध्यान रखना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है, इसीलिए क्या करते हैं, इसमें भी कुछ जानकारी हमारी मिलती है। अगला, सन 1953 ईस्वी में किसने, जीडी वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का द्विकुंडली संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। ये भी पूछा जाता है, क्या डीएनए का द्विकुंडली संरचना मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। कब दिया था, तो 1953 में दिया था। क्लियर नहीं, क्लियर। अगला, पुनर्गत डीएनए को किसी परपोषी में प्रोजित करने को डीएनए क्लोनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डीएनए क्लोनन कहते हैं। मतलब पुनर्गत डीएनए को किसी परपोषी में प्रोजित करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं इसको हम लोग, डीएनए क्लोनन कहते हैं। जीन क्लोनन या आनुवंशिक इंजीनियरी कहा जाता है। मतलब अपने गुण को किसी परजीवी में डालने के लिए क्या कहते हैं इसको हम लोग, डीएनए क्लोनन कहते हैं, ठीक है ना। अगला ध्यान देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हमारा अगला क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखो, डीएनए का पूरा नाम क्या हमारा होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सही है। अगला, यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व का जो अनुवांशिक गुण वहन करता है, ये भी सही है। सी, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का ही मूलभूत संरचना इकाई है, जो 2 मिलकर बनता है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। तो ए और बी सही है, गलत कौन हमारा है, सी। कहाँ लिखा है, केवल बी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारे क्या है, तो ध्यान रख लेना, डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले ये 3 रासायनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं हमारे, 2 नहीं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, अनुवांशिक गुण का वहन करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, इसमें केंद्रक होता है और क्या होता है इसके, न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेनवेज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनी क्षार, एडेनाइन, ग्वानिन और साइटोसिन, और वो क्या होता है यहाँ पर, थायमिन तथा फास्फोफोरिक अम्ल इसमें उपस्थित होता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एंजाइम मूलतः होते हैं, मतलब एंजाइम किसके बने होते हैं हमारे, तो एंजाइम हमारा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं एंजाइम हमारे, तो एंजाइम हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। अगला देखेंगे, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या कहता है हमारे, तो इसको हम लोग कहते हैं एनोवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एनोटेशन कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है, तो
इसको हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जीन कहते हैं। भाग ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है हमारा? डीएनए के प्रोटीन की जानकारी करता है जीन। इसको पीछे बता भी दिए थे, ठीक ध्यान रखना। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जीन। जीन को हिंदी में क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें क्या होता है? सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह अनुवांशिक क्या हमारी है? मूलभूत इकाई है। कौन हमारा? तो जीन, ठीक है ना। अगला ध्यान रखें, क्वेश्चन हमारा क्या है? डीएनए का एक हिस्सा जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, कौन हमारा? तो वंश करता है, क्योंकि जीन ही को हम लोग क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। अगला ध्यान दो तो, आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? तो रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला ध्यान देंगे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देखते हैं आरएनए के बारे में। ध्यान रखो, देखो तो आरएनए का पूरा नाम सबको पता ही है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए एक या एक से अधिक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स से बना एक क्या हमारा होता है? पॉलीमोरिक गुण होता है, अणु होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनी क्षार और एक क्या होता है? राइबोस शर्करा, तथा एक क्या होता है हमारा? फास्फेट शर्करा होती है। ध्यान रख लो क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनी क्षार, एक राइबोस शर्करा तथा एक फास्फेट हमारी शर्करा होती है। अगला इसमें क्या होता है हमारा? तो पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। ध्यान रखना, ये डीएनए और इसमें आरएनए में अंतर है। इसमें क्या होता है? तो पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला ध्यान देंगे क्वेश्चन हमारा क्या है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है? कौन सा तत्व? तो बताओ, मानव शरीर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन होता है? तो है ऑक्सीजन होता है ना। ध्यान देख लेना, पूछा क्वेश्चन कई बार गया है। क्या मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा मात्रा है? वो ऑक्सीजन है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ध्यान रख लेना, कौन तत्व हमारा है? तो वो ऑक्सीजन है। मानव शरीर में 6 मुख्य तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 65%, ठीक है ना। कार्बन कितना होता है? तो 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। ये वो तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कितना होता है हमारा? ऑक्सीजन होता है 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 और लास्ट में फास्फोरस 1% के लगभग होता है। अब ध्यान देंगे हम लोग, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है एंटीबॉडी, एंजाइमो, कोशिका झिल्ली, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? कैसीन। कौन हमारा है? तो कैसीन क्या हमारा है? दूध का प्रोटीन है। पिछले बताए भी चुके हैं, है ना। कैसीन किसका हमारा है? तो दूध का प्रोटीन है। कैसीन प्रोटीन एक क्या होता है? तो फास्फोप्रोटीन, जिसमें क्या होती हैं? आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो क्या होते हैं? आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है, ठीक है ना। यह गाय के दूध में लगभग कितना होता है? तो 80%। मानव में कितना पाया जाता है? तो 20%। हमारी मांसपेशियों के लिए क्या सबसे अधिक ये आवश्यक है? कौन हमारा? तो कैसीन प्रोटीन, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट खत्म हो गया है ना। तो इस प्रकार हमारे कितने क्वेश्चन हो गए देखा जाए तो हमारे आज के अध्याय के किसके? जैव अणु के इतने क्वेश्चन थे, है ना। 32 क्वेश्चन थे हमारे, क्या होते हैं? पूरे समाप्त होते हैं। कल हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है ना, और उसके क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर सबका है ना? क्लियर है?